Hey class 8, so in my last video we read about cell membrane and cell wall. Today we will read about cytoplasm. Okay, cytoplasm. Clear? What do you mean by cytoplasm? So let me show you the structure here. This is a structure of cell. Suppose we have different structures. I am taking the example of spherical. Okay, this is a thing called as nucleus. Okay, we'll read it about it afterwards. This is a cell and nucleus. Here you can see that this part is cell membrane, and the outer covering of nucleus, it is called as nuclear membrane. सेल का कवरिंग सेल मेम्ब्रेन कहलाता है और न्यूक्लियस का कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है. ओके, तो ये जो बीच का जगह है ना, इस जगह में एक जेली लाइक सब्सटेंस या एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस रहता है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. क्लियर? सो द जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, okay, between the nucleus membrane or the nuclear membrane and the cell membrane, this is called as cytoplasm. समझ में आ रहा है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है ना, वही साइटोप्लाज्म है. तो उसको डिफाइन कर दिया कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इसका मेम्ब्रेन है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फ्लूइड आता है ना पूरा, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. क्लियर? हम इसको ग्राउंड सब्सटेंस भी मानते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस. यू नो व्हाट इज ग्राउंड सब्सटेंस? जैसे कि तुम्हारा घर ग्राउंड पे बना है, मतलब ग्राउंड के ऊपर तुम रह रहे हो. तुम्हारा घर बना है, दुकान बना है, स्टैच्यू बना है, सब बना है. तो ग्राउंड मतलब बेस, जिसके ऊपर कुछ रह सके. तो इसको क्यों ग्राउंड बोला गया है? क्योंकि इस साइटोप्लाज्म के ऊपर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं. क्लियर? सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं. समझ में आया? क्लियर? साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज ग्राउंड सब्सटेंस बिकॉज ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड ओवर इट. इसके ऊपर सस्पेंड होके रहते हैं. क्लियर? साइटोप्लाज्म में बहुत सारा चीज़ होता है. वाटर होता है, सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है, बहुत सारा चीज़ मिलने के बाद साइटोप्लाज्म बनता है. समझ में आया? अच्छा, एक और वर्ड इससे मिलता जुलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. क्या है ये प्रोटोप्लाज्म? लेट मी टेल यू. प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल. क्लियर? समझ में आया? लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. नाम मिलता जुलता है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म. कुछ तो सिमिलैरिटी होगा, है. साइटोप्लाज्म मतलब खाली फ्लूइड होगा उसके अंदर, लेकिन प्रोटोप्लाज्म बोलने से फ्लूइड तो होगा ही होगा, प्लस न्यूक्लियस को मिलाओगे तब जाके तुम उसको प्रोटोप्लाज्म बोलोगे. क्लियर? समझ में आया? तुम अगर खाली फ्लूइड को बोल रहे हो तो तुम्हारे लिए साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के साथ अगर तुम न्यूक्लियस को मिलाओगे तो ये कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म. समझ में आया? एंड प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल. लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल. लिविंग कंपोनेंट मतलब जो जिंदा रखता है. ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस जानते हो, ये ब्रेन है. इट इज द ब्रेन ऑफ सेल. ये सेल का सारा काम कंट्रोल करता है. बिना इसके सेल को बहुत मुश्किल हो सकता है. समझ में आया? इसीलिए मैक्सिमम सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है. किसी किसी के पास नहीं होता न्यूक्लियस, वो अलग बात है, लेकिन जनरली नॉर्मल सेल्स में न्यूक्लियस होता है. समझ में आया? साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? खाली फ्लूइड होने से साइटोप्लाज्म, अगर फ्लूइड के साथ न्यूक्लियस भी है, यानी जो और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको भी मिलाओगे, लेकिन न्यूक्लियस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. तुम लिख सकते हो फ्लूइड प्लस सेल ऑर्गेनेल्स प्लस न्यूक्लियस. ये जब पूरा होगा, ये पूरा होगा तो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा. समझ में आया? क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, अब देखते हैं साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है. व्हाट इज द फंक्शन? ओके, सोचो ये इतना बड़ा एक सेल है. ओके, यहाँ एक ऑर्गेनल है, यहाँ एक ऑर्गेनल है, यहाँ एक ऑर्गेनल है. तो यहाँ से अगर कुछ जाना होगा यहाँ तक, किसके थ्रू जाएगा? इसी के थ्रू जाएगा. और ये तो साइटोप्लाज्म है,
तो ये क्या करता है, सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह, यानी एक ऑर्गेनेल से दूसरी ऑर्गेनेल तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। समझ में आया? क्लियर? दूसरा चीज़ मैं बोल चुका हूँ, इट एक्ट एज ए ग्राउंड मटेरियल, ये ग्राउंड मटेरियल की तरह काम करेगा। तीसरा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट साइटोप्लाज्म ओके हेल्प्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ओके, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन। क्लियर? ब्रेक डाउन, तोड़ने के काम आता है। साइटोप्लाज्म एक ऐसा जगह है जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। ओके, ये हेल्प भी करता है, या तुम जगह भी मान सकते हो उसको। कैसे, क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है? क्लास 7 में पढ़े हो रेस्पिरेशन, वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज खाते हो और उसको अगर ऑक्सीजन मिलता है तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिलता है एनर्जी। ओके, और क्या मिलता है, और मिलता है तुमको कार्बन डाइऑक्साइड, और मिलता है तुमको वाटर, यही मिलता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? लेकिन ये सिर्फ एक स्टेप नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 18, 20, 26 स्टेप्स होता है, मोर देन दैट 26। ये ग्लूकोज से एनर्जी निकलने के लिए कुछ 26 स्टेप होता है। क्लियर? तो उसी बीच में एक स्टेप ऐसा है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। देखो, ये जो ग्लूकोज है ना, ये पहले पाइरूवेट बनेगा। क्या बनेगा? पाइरूवेट। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। और यही प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से बनाया गया है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। ओके, उसके बाद जाके एनर्जी देता है। तो ये जो कन्वर्शन है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। मैंने बोला था ना अभी कि साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है और ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, ब्रेकडाउन एक्टिविटी है। क्लियर? इट इज़ ए ब्रेकडाउन एक्टिविटी। क्लियर? ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके पाइरूवेट बनता है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहो, ये तुम्हारा 9th क्लास और 10th क्लास में भी काम आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? फंक्शन समझ में आया सबका? ओके, डन। नाउ विल मूव टू न्यूक्लियस। ओके, नाउ विल मूव टू न्यूक्लियस। ओके, सो न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ द सेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। बेसिकली स्ट्रक्चर देखो, ये न्यूक्लियस मेनली सेंटर में होता है और ये एक डेंस स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। स्पेरिकल यानी गोल, गोल तो है, डेंस यानी भरा हुआ, अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है और ज़्यादातर ये सेंटर में ही मिलता है। क्लियर? क्लियर? इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी मानते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। क्लियर? यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, बहुत ही इसी जगह समझने के लिए। बाहर का तो सेल मेम्ब्रेन है, उसी तरह न्यूक्लियस का कवर है। ये देखो, ये कवर, ओके, ये है कवर, गोल वाला बनाया गया है, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? ये डबल मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का 2 लेयर होता है। क्लियर? 2 लेयर। क्लियर? नेक्स्ट, उसके अंदर कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स, गोल 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 है, थोड़ा डॉट 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 है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, LUS। ओके, न्यूक्लियोलस। समझ में आया? जैसे कि सेल के यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है इस एरिया में, उस तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया? और उसके साथ साथ सेल में एक खास चीज़ है, क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम्स क्या है? दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। क्लियर? दीज आर थ्रेड like structure. Clear? These are thread like structure which helps in transferring characters
फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। जैसे कि बच्चे का चेहरा और पापा का चेहरा मिलता है, मतलब पापा का कुछ गुण बच्चे में आया है। ये गुण कैसे आया, कौन लेके आया? ये गुण लेके आया क्रोमोसोम। समझ में आया? एक पेरेंट से क्रोमोसोम जाता है बच्चे के पास और उसका कैरेक्टर्स दिखाता है। तो क्रोमोसोम क्या है? इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसफर्स द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन। स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा, कुछ ऐसा होता है टीवीज में। ओके, देखो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्लियर? इसका हर एक पार्ट एक एक डीएनए है। ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, ये एक डीएनए, ऐसा। क्लियर? और डीएनए के अंदर होता है जीन। क्लियर? मतलब मैं अगर लिखूंगा, देखो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। जीन एक्चुअल होता है वो चीज़ जिसके अंदर कैरेक्टर छुपे होते हैं। समझ में आया? सपोज तुम मार्केट गए हो, तुमने नमक खरीदा। नमक कैसे मिला तुमको? नमक मिला तुमको पैकेट के अंदर। क्लियर? पैकेट के अंदर सॉल्ट मिला, तो तुम उस नमक के जरी को हाथ में नहीं ला रहे, उसको एक और बास्केट में लेके आ रहे हो। तो बास्केट के अंदर पैकेट, पैकेट के अंदर नमक है। मेन चीज़ क्या है? नमक। तो उसी तरह क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। मेन चीज़ क्या है? जीन। समझ में आ रहा है? जीन के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारा डीएनए, डीएनए के अंदर बहुत सारा जीन। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 इन तीनों सालों में हम ये क्रोमोसोम्स को बहुत बार पढ़ने वाले हैं, बहुत बार, क्योंकि हमारा आधा बायोलॉजी का टॉपिक इन्हीं क्रोमोसोम्स के साथ ही आता है। समझ में आया? तो इसको समझो, और अगर डाउट निकले मेरे को आज ही के आज पूछो। बी क्विक टू आस्क योर डाउट्स। ओके, तो आज के लिए इतना ही। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तुम्हें समझा दिया हूँ। न्यूक्लियस के बेस पे मैं कुछ और भी टॉपिक समझाऊंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड एंजॉय योर लॉकडाउन।